और पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार वादे और दावे से मुकरता रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की आदत में शुमार हो चुका है। पाकिस्तान की इस तरह की हरकत से कश्मीर में चुनाव का माहौल खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। पाकिस्तान ऐसी हिमाकत बार बार करता रहा है। 11 सितंबर को तड़के 2:35 पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। बीएसएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। सीमा पार पर तैनात बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद सरहद पर सीज फायर उल्लंघन की घटना कभी कभार ही होती हुई नजर आई। पिछले साल रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। संघर्ष विराम उल्लंघन की यह घटना 18 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के कुछ दिन पहले हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को हर बार की तरह भारत इस बार भी मुंहतोड़ जवाब देगा? क्योंकि भारत ने इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम चौकियों पर की है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों को सुधारता क्यों नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों पाकिस्तान जब पटखनी खाता है तो समझौता करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, ये बड़ा सवाल जो है वो कायम है। और ऐसे में देश एक बार फिर ये कह रहा है कि जिस तरीके से ये सीज फायर तोड़ा गया है पाकिस्तान से, उसका जवाब भी पाकिस्तान की भाषा में ही दिया जाना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम समझौता जो है वो हुआ और इस समझौते के तहत दोनों देश जो हैं इस बात पर राजी हुए कि जो सीज फायर है उसका पालन किया जाएगा। तो वहीं साल 2018 से 2020 तक 10,752 बार सीज फायर तोड़ा गया है। 5,000 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। आखिरी बार 25 फरवरी को युद्ध विराम समझौते पर दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर जो है वो किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान जैसा कि उसकी आदत है इससे वो बाज नहीं आ रहा। अब जरा आप ये जान लीजिए कि कब कब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। तो सबसे पहले 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया। इसके बाद 9 नवंबर 2023 को रामगढ़ सेक्टर सांबा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और 14 फरवरी 2024 को अरिसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने अपनी मंशा को जग जाहिर करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया। फिर 11 सितंबर 2024 सबसे लेटेस्ट, जब अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और 4 तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखकर आप पूरी कहानी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे हर बार मात खाने के बाद गिड़गिड़ाता हुआ सीज फायर की वकालत करता है। पूरी दुनिया के सामने इस बात का रोना रोता है कि हिंदुस्तान उस पर हमला कर रहा है, जबकि शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है और फिर सीज फायर जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से होता है। लेकिन पाकिस्तान हर बार की अपनी आदत से बाज नहीं आता और सीज फायर का उल्लंघन जो है वो करता हुआ नजर आता है। तो पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए इस बार, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ कर्नल टीपी त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शुरुआत में कर्नल टीपी त्यागी आपसे ही करूंगा। ये पाकिस्तान जो है सर अपनी आदत से बाज आने का नाम नहीं लेता। जब भी वो देखता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, जब भी वो देखता है कि कश्मीर सुर्खियों में अच्छे कारणों से है, वो ऐसी हरकत जो है करता ही रहता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। अब इस बार जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, ऐसे में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। मैं पहले एक शेर से शुरू करता हूँ। जी सर। लोग अपनी कमियों को छुपाने में ही खुल जाते हैं, ऐब करने का हुनर सबको कहाँ आता है। ये ऐब करने का हुनर पाकिस्तान के पास है और
लोहे को लोहा ही काटता है, लिहाजा हमें इसी तरकीब से जवाब देना होगा। मेरा ओपनिंग सिद्धांत ये कहना चाहता हूं कि बजाय एन ब्लॉक रिएक्शन के पीस मील रिएक्शन देना चाहिए। पीस मील क्यों? 2023 में आपने बताया 2 बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। एक उल्लंघन में हमारे एक बीएसएफ का पर्सनल भी मारा गया रामगढ़ सेक्टर में, जी और अब 2024 में भी उसने 2 बार हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सर आ रही है। हाँ, ये बीच में बोल रहे हैं जनरल माथुर सर, सर प्लीज अपना फोन रखिए। जी 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 2024 में भी 2 बार उसने उल्लंघन किया सीज फायर का, 4 बार उल्लंघन हो गया। हम क्या जवाब तब देंगे जब 10 बार उल्लंघन हो जाएगा? दरअसल में क्या इजराइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया, क्या उसने 1 महीने सोचा था? यानी कि सिर्फ इतना सा बदलाव पॉलिसी में चाहिए कि जैसे ही उसकी तरफ से कोई बदतमीजी हो तुरंत उसका जवाब दिया जाए, वरना उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं। हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि हम हिंदुस्तान के अंदर थिएटर कमांड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों को एक जगह मिला दिया जाए, इनका एक कमांडर हो, ताकि रिएक्शन टाइम 0 हो जाए या मिनिमम हो जाए और हम इफेक्टिवली तुरंत एक्शन ले सके। क्यों भाई, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं? वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये नहीं कि चाहे बीएसओ, बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, ये सब तो कहते हैं हम तो होम मिनिस्ट्री में आते हैं, और जो फौज है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। और जो वहां के पुलिस के सिपाही हैं, जो अक्सर कभी कभी गलत काम में भी शामिल पाए गए हैं, वो जे के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। और ये लोग ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं। कई कई दिन ज्वाइंट ऑपरेशन चलती है, होता कुछ नहीं है। अगर ये तीनों के तीनों एक सिंगलर कमांडर के अंडर में होते, यानी कि बजाय ज्वाइंट के यूनिफाइड कमांड रही होती, तो फिर रिएक्शन टाइम 0 हो जाता, कम हो जाता। अब इस वाले एक्शन में भी हमारा बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। अब जख्मी तो हम कह देते हैं, जख्मी का मतलब कोई वो डंडे से जख्मी तो हुआ नहीं, गोली लगी होगी, और गोली लगे हुए लोग अक्सर कुछ दिनों के पश्चात शहीद हो जाते हैं। ये ऐसा अब तक पहले भी होता रहा है, यानी कि एक बीएसएफ का जवान पहले शहीद हो गया, एक दूसरा शहीद हो गया, हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये था कि एन ब्लॉक एक्शन के बजाय पीसमील एक्शन हो, दूसरा यूनिफाइड कमांड हो, और तीसरा एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, और वो ये कि जेएंड के एक अलग तरह की स्टेट है। यहाँ पे आतंकवाद सबसे ज्यादा है पूरे भारत के अलावा, और यहाँ पे आधे से ज्यादा हमारी फौज तैनात है। यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक फौजी होना चाहिए सर। फौजी इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सिविलियन को इस बात का आइडिया नहीं होता कि 24 घंटे ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो तब आदमी कैसे बिहेव करता है। बिल्कुल, ये आपका आर्मी एक्सपीरियंस जो है वो इस बात की वकालत कर रहा है। मैं समझ रहा हूं सर आपकी इस बात को। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर भी लगातार बने हुए हैं। माथुर सर, क्या इस सीज फायर वॉल्यूशन को आप एक बौखलाहट के तौर पर देखते हैं? क्योंकि 18 सितंबर से पहले चरण के चुनाव होने हैं और पाकिस्तान की ये मंशा विश्व पटल पर हमेशा से जग जाहिर रही है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत हो, चुनाव हो, ये पाकिस्तान को जो है हजम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो चीज पाकिस्तान के आतंकी नहीं अब कर पा रहे हैं, कि चुनावी प्रक्रिया में खलल नहीं डाल पा रहे हैं, वो अब सेना चाह रही है करना इस तरीके के सीज फायर वॉल्यूशंस के साथ। अगर मैं ये कह रहा हूं तो कुछ गलत कह रहा हूं? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी सर, आपको? जी सर, आवाज आ रही है। मैं आपको ये कह रहा था, देखिए ये पाकिस्तानी सेना ने जो उसका सीज फायर वायलेशन किया है, अब सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है और आपके दर्शकों को समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं चाहता कि भारतवर्ष में इलेक्शंस पूरे हो जाएं बिना किसी हादसे के। पहली बात ये है। तो ये जो वायलेशंस तो आप स्पोरेडिक देख रहे हैं इधर या लाइन ऑफ कंट्रोल में या और ऊपर,
ये इसलिए होते हैं कि वो इन सीज फायरिंग के कवर में इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम दे सके, ताकि उनके लोग भारत में आकर के और यहाँ पर हालत को बिगाड़ने का काम करें। आप ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की पूरी मशीनरी, पूरी सरकार इस प्रकार के टेररिस्ट को तैयार करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उनका इंडोक्ट्रिनेशन करने में, उनका इन्फिल्ट्रेशन करवाने में, उनकी लॉजिस्टिक्स का देखभाल करने में लगे हुए हैं, पूरी आईएसआई। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो ये मानता है कि कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा इशू है, और अगर उनको यहाँ पर कुछ करना है तो ये जो आतंकवादी संगठन है ये उनकी सेना का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो वहां की सेना और उनकी आईएसआई वो इनके ऊपर पैसा खर्चने में और इनको ट्रेनिंग देने में बिल्कुल नहीं झिझकती है। आप देखेंगे किस प्रकार से उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, किस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन कैंप चल रहे हैं। आईएसआई उनके लोगों को रिक्रूटमेंट में मदद कर रही है, रिक्रूट करने के बाद उनको ट्रेनिंग मुहैया करा रही है, बढ़िया से बढ़िया हथियार दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जो अटैक्स हुए हैं, खास करके जम्मू में, उन इलाकों में, तो जिस प्रकार की ट्रेनिंग का मुजाहिरा वहां के आतंकवादियों ने किया है, उससे साफ लगता है कि न केवल वो ट्रेंड हैं, बल्कि उनमें से शायद खुद पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। हमको ये बात अच्छे से समझनी होगी, पाकिस्तान का रियल एजेंडा क्या है। चंदन, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या पंजाब या कुछ और नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है किसी भी तरीके से भारत को कमजोर करना, और वही कमजोर करने के लिए उन्होंने वो स्ट्रेटजी ऑफ, ये 50 बार हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये जो उनकी स्ट्रेटजी है उसका मकसद यही है कि वो भारतवर्ष को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि भारत की प्रगति से, चंदन, भारत की तरक्की से, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत की साख जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, उससे पाकिस्तान की आवाम पर असर हो रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की आवाम आवाज लगा रही है कि भारत आगे जा रहा है, हम पिछड़ रहे हैं। भारत में आटा 20 रुपए किलो है, यहाँ 300 रुपए। बौखलाहट नजर आ रही है, वो बौखलाहट नजर आ रही है। सर, कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये सीज फायर हो रहा है तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने याद आ रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि जो सशस्त्र बल हैं वो हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। राजनाथ सिंह का ये बयान और जिस तरीके से भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है, आज भी एक मिसाइल का जो है परीक्षण किया जाना है उड़ीसा से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और उस बयान को भी इसमें सर जोड़ लीजिए जिसमें जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो दो टूक इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब डायलॉग का समय खत्म हो चुका है। देयर इज नो स्पेस फॉर डायलॉग विद पाकिस्तान, देयर इज नो स्पेस फॉर डिप्लोमेसी विद पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम न लगाए और जो टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन वो करा रहा है भारत में, उस पर वो रोक न लगाए। जी, जयशंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान से डायलॉग का समय खत्म हो चुका है। कारण उसका ये है कि हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, सबने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस ट्रेटी वाटर ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा पानी उनको दिया, उनके अधिकार के से ज्यादा। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने 65 का वार जीतने के बाद भी हादी पीर वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी वहां पे बस लेके गए, और नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ की शादी में गए। यानी बार बार पाकिस्तान ने कमर में छुरा घोंपा, लिहाजा डायलॉग का वक्त खत्म हो चुका। और जो हमारे राजनाथ जी है वो भी ठीक कह रहे हैं कि हमारी सेना हर काम के लिए तैयार है। मैं कहता हूं इसमें ये और ऐड कर दिया जाए कि जैसे ही कोई एक्शन हो उनकी तरफ से उसका जवाब तुरंत दिया जाए। मैं जनरल माथुर की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ने ही आतंकियों को ट्रेन किया है, वो ही उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहता है। उसके दो टूल है, एक तो ये सीज फायर का उल्लंघन और दूसरा ये कि आतंकियों को ये भेजना। सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है, क्या ये हमें आज पता लगा है? अगर आज पता लगा होता तो हम मान लेते। ये पिछले लंबे समय से चला आ रहा है, बार बार हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। भाई, पाकिस्तान की जगह अगर हम होते तो हम भी यही करते। सवाल ये है
कि जो वो कर रहा है उसे रोका जाना चाहिए। अब उसे रोके जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि हम फिर दोबारा कोई सर्जिकल स्ट्राइक या बड़ा वार शुरू करें। नहीं सर, जो जैसा एक्शन है उसका तुरंत वैसा ही रिएक्शन हो, यानी कि बजाय एन ब्लॉक एक्शन के 20 मील रिएक्शन। जैसे ही कोई एक्शन हुआ, यानी कि जैसे ही हमारे उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमने हालांकि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वो क्या मुंह तोड़ जवाब सफिशिएंट था? आज हमारे पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हम अपनी ही जमीन में रहते हुए दुश्मन की जमीन में फायर कर सकते हैं, उसे तबाह कर सकते हैं। क्या हमें लॉन्च पैड की लोकेशन नहीं मालूम? अरे एक लॉन्च पैड की लोकेशन पे प्री एम्प्टिव एक्शन लो, ये तो एक बात हुई। और एक और सॉल्यूशन बताना चाहता हूं सर, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, और वो ये है, आपने देखा होगा कि जब श्रद्धालुओं की बस के ऊपर अटैक हुआ तो एक आदमी ने 6,000 रुपए लेके उन्हें लोकेशन बता दी। दूसरे केस में जब हमला हुआ तो पता लगा कि उनके ड्राइव रूम के नीचे बंकर बना हुआ है जिसमें आतंकी छिपते थे। तीसरे केस में एक लोकल गाइड ने पैसे लेके लोकेशन बता दी। यानी कि ये स्लीपिंग सेल है जो उन्हें बुलाते हैं, वरना मजाल है कि दो आतंकी आए और इतने 144 करोड़ के देश में हमला कर जाए। अब इनको जो पेट्रोन करता है, जो इनके पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, उनके खिलाफ एक्शन दिया गया क्या? उस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया गया क्या जिसने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? उसके खिलाफ एक्शन लिया गया क्या जिसने ये कहा कि चीन अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा? और उसने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की सेना आतंकियों से मिली हुई है। ऐसे आदमी को 24 घंटे भी खुला रहने का अधिकार है क्या? बिल्कुल, इस किस्म बिल्कुल। का धैर्य और सहनशीलता है। ये सहनशीलता तो देश के खिलाफ जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर सरकार कुछ एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सामूहिक और सार्वजनिक उनका थूक थूक के बहिष्कार किया जाए। ये पॉइंट वैलिड है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गुस्सा है देश के लोगों में, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, कि हम जो है जिस पॉलिसी के तहत चलते हैं वो ये कहती है कि फर्स्ट अटैक कभी भी हमारा नहीं होगा, लेकिन जब सामने से इस तरीके का सीज फायर वायोलेशन होता है तो उसके बाद जब हम अटैक करते हैं तो वो जवाबी कार्रवाई उसका नाम दिया जाता है। लेकिन क्या वो काफी होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां हमारे इधर तो डैमेज हो जाता है। अभी हमारे बीएसएफ का एक जवान तो घायल हो गया है। तो ये बड़ा सवाल हर बार हम देखते हैं जब सीज फायर का वायोलेशन होता है, वो उठता है कि क्या केवल जवाबी कार्रवाई में जो है फायर बैक कर देना ये इनफ है, या फिर एक ठोस रणनीति के तहत जो है वो जवाब देना चाहिए, समय के साथ इस प्लान ऑफ एक्शन को भी जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए? बिल्कुल चंदन, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का असर अलग होता है और एक्शन का असर अलग होता है। आपको टाइम आ गया है कि आप एक्ट करें। जब जयशंकर जी कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का समय खत्म हो गया, तो किस चीज का समय आया और उस चीज को हम क्यों नहीं कर? जिस चीज का समय है उस चीज को करो। पाकिस्तान एक जगह सीज फायर वायलेट करता है, आप 50 जगह सीज फायर वायलेट करें, उनके सिर को दबा दें, 50 उनकी कैजुअलिटी होंगी, अपने आप घुटनों पर आएंगी। आप ये बात मान लें, क्योंकि आज की जो परिस्थिति पाकिस्तान में है चंदन, वो परिस्थिति उनके लिए बहुत खराब है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। सर, हालात तो वहां ये है कि एक तरफ खैबर एक पख्तूनख्वा है, वहां पाकिस्तानी सेना का जो स्ट्रगल है वो जगजाहिर है, किस तरीके से बीएलए लगातार उन पर हमले कर रही है। तो अब इस तरीके की हरकत अगर वो भारत के साथ कर रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के लिए तो चौतरफा मुसीबत होगी। लाभ उठाना चाहिए चंदन, यही मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान को ईरान के साथ समस्या है, वहां लड़ाई जैसा माहौल है। अफगानिस्तान के साथ वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान के जितने उनके नेबर्स हैं, उन नेबर्स के साथ उनके रिलेशनशिप खराब हैं और उनकी इंटरनल सिचुएशन बहुत बद से बदतर होती चली जा रही है। वहां पर पूरा कायदा कानून पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी गुट चला रहे हैं, हाफिज सईद जैसे लोग। तो जब तक ये इस बात को हमको कैच करने की आवश्यकता है, और आप पाकिस्तान को एक बार ये पोर्शन खोल करके दिखा देंगे तो वो घुटनों पे आएगा, ये बात आप याद रखें। आप हर बार ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक घायल कर दिया तो हमने 4 मार दिए, या 2 नौशहरा में पकड़ लिए, या एक
बसंतगढ़ में मार दिया ना। हमें अब एक्ट करने की आवश्यकता है। आपको चाहे वो इंटरनल सिचुएशन हो, चाहे वो आपका एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो, चाहे वो एंटी टेरर ग्रिड हो, या लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो। आप देखें हर बार वो फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब भी ढंग से दो। अगर उन्होंने फायर का उल्लंघन सांबा में किया है या आरएसपुरा में किया है, आप 5000 राउंड तंगधार में फायर करते हैं। अब ये सोचना पड़ेगा, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये मेरा मानना है कि जो वो पाकिस्तान है वो लातों का भूत है। माफी चाहता हूं इस एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन यही एकमात्र एक्सप्रेशन उनके लिए सही बैठता है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, आप कह यही रहे कि जो एक्शन है उसका इक्वल और उससे भी एग्रेसिव रिएक्शन जो है वो होना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी जी, 18 सितंबर से कश्मीर में जो है वो पहले चरण का मतदान है, उसकी शुरुआत हो रही है। बीते 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से माहौल जो है वो अस्थिर किया जा सके। आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराया गया। वैष्णो देवी में पटनी टॉप के आसपास हमने देखा किस तरीके से जो है वो वहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और पूरी स्थिति जो है, लेकिन तब भी आतंकी कोई इस तरीके से बड़ा जो एक्शन है वो नहीं कर पाए, क्योंकि सेना इतनी मुस्तैद है इस वक्त कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जंगलों में घुस घुस कर उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो प्लान ए था वो तो फेल होता हुआ नजर आया। तो क्या यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान अब प्लान बी पर उतर आया है और अपने पाकिस्तानी चौकियों से अब वो हमला कर रहा है भारत की तरफ? और चूंकि अब 18 सितंबर से मतदान की शुरुआत है और जो चुनाव है वो चलने हैं, तो ये मामले जो है वो और बढ़ने की गुंजाइश आपको नजर आती है और उस हिसाब से प्रिपेयर्डनेस जो है उसकी जरूरत आप देख रहे हैं? जी जी जी, आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान बड़ा तो कुछ नहीं कर पाया है, छोटा छोटा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सांप के सपेलुए भी छोड़े नहीं जाते हैं। जो छोटा छोटा कर रहा है क्या उसे बर्दाश्त कर ले? जो जनरल माथुर ने बात कही है वो बिल्कुल सही है। एक्शन हो, एम्प्टी और प्री एम्प्टिव एक्शन हो। देखो सर, हम पूरी जिंदगी फौज में करते क्या है? हम पूरी जिंदगी फौज में ये देखते हैं कि दुश्मन कमजोर कहाँ है, और जिस जगह दुश्मन कमजोर है उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा ताकत के साथ प्रहार करते हैं ताकि विजय सुनिश्चित हो। ये हमारी एक पॉलिसी है जो सब जानते हैं। अब इस पॉलिसी का इस्तेमाल यहाँ क्यों ना किया जाए? आपने भी बताया, जनरल माथुर ने भी बताया कि पाकिस्तान इतना इतिहास के अंदर कभी कमजोर नहीं रहा जितना अब है। चाहे उसमें बलूचिस्तान का विद्रोह हो, या पीओके के लोगों का हिंदुस्तान में मिलना हो, या अफगानिस्तान का डुरंड लाइन को लेके पाकिस्तान पे अटैक हो, यानी और या उसकी भुखमरी हो, उसकी जो हालत है इससे ज्यादा कमजोर नहीं रहा। जब इससे ज्यादा कमजोर नहीं रहा तो क्या ये टाइम नहीं है पॉलिसी के मुताबिक कि उसके ऊपर अटैक किया जाए? अब हम ये सोच रहे साहब अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, अरे अब से 1 हफ्ते पहले, उससे 1 महीने पहले ये किया जाना चाहिए था। और अगर नहीं किया गया तो तुरंत अर्लियर अपॉर्चुनिटी पे किया जाए, वरना ये काम तो होते ही रहते हैं। कभी G20 होगा, कभी कोई बड़ा लीडर वहां पे विजिट पे जाएगा, कभी वहां पे एग्जीबिशन लगेगी, कभी वहां पे चुनाव होंगे। ये चीजें तो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इनकी वजह से एक्शन को रोकना भी गलत। एक्शन को करने के लिए जो चीज जरूरी है वो इस समय अवेलेबल है, और वो है दुश्मन का सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होना। और उसके बाद भी हम अपने बीएसएफ के एक सोल्जर को मरता हुआ नहीं देख सकते। सर, एक भी सिपाही का जब युद्ध नहीं हो रहा तो सिपाही क्यों मरे? क्या ये युद्ध चल रहा है? युद्ध नहीं चल रहा तो फिर जो कुछ वो कर रहा है उससे दुगनी ताकत से हम उसका जवाब दें। और इसे ही कहते हैं टिट फॉर टैट पॉलिसी। और ये टिट फॉर टैट पॉलिसी ये अब जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ सर बढ़ते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, पाकिस्तान की सेना इस वक्त जिस तरीके से चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है, ऐसे में इस तरीके से सीज फायर का वॉयलेशन, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर यही सेम सवाल कर्नल टीपी त्यागी आपसे रहेगा और कंक्लूड करेंगे। चंदन, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव, एग्रेसिव और ऑफेंसिव होने की आवश्यकता है। और ये प्रो एक्शन और एग्रेशन और ऑफेंसिव स्पिरिट हर जगह नजर आनी चाहिए, न केवल आपका एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में, ना एंटी टेरर ग्रिड में, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। एग्रेशन जी प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो लोग शांत होंगे। ठीक है कर्नल टीपी त्यागी जी। 4 एक्शन। नंबर 1, यूनिफाइड कमांड
नंबर 2, शेख अब्दुल्ला की तुरंत गिरफ्तारी। नंबर 3, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर फौजी नियुक्त किया जाए। नंबर 4, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए। 4 मेरे पॉइंट है, इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसे दिखा दीजिए, दोबारा होने वाले कमले या तो कम हो जाएंगे या कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब आपका, और कर्नल टीपी त्यागी आपका हमारे साथ जुड़कर जो तमाम बातें हैं वो दर्शकों तक रखने के लिए। और कुल मिलाकर चर्चा का लब्बू लाभ ये नजर आता है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक्शन है तो उसका डबल रिएक्शन जो है वो भारतीय सेना की तरफ से होना चाहिए। ये तमाम जो आर्मी के वेटरन्स हैं उनका मानना है। और चूंकि घाटी में चुनाव है, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में और कोशिशें इस बात को लेकर की जाएंगी कि जो माहौल है वो किसी तरीके से अस्थिर किया जाए। लेकिन भारतीय सेना को डटकर मुकाबला जो है वो करना है, और भारतीय सेना लगातार करती आ रही है।